आज आपका हमारी इस क्लास में आपका बहुत अधिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक भारतीय दंड संहिता और सामान्य ज्ञान है। मैंने उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए हैं, लिखे हैं, उनको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आते हैं अपने प्रश्नों पे, चर्चा करते हैं। और चलिए आते हैं हम अपनी वीडियो पे और चर्चा करते हैं अपने प्रश्नों की। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, भारतीय दंड संहिता को किस पर लागू नहीं होती। भारतीय दंड संहिता किस पर लागू नहीं होती। तो हमारा प्रश्न यह है कि भारतीय दंड संहिता किस पर लागू नहीं होती। पुलिस, प्रेसिडेंट, आर्मी, प्रधानमंत्री। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पुलिस, प्रेसिडेंट, आर्मी या प्रधानमंत्री किस पर दंड संहिता लागू नहीं होती। तो इसका राइट आंसर है आर्मी। आर्मी इसका कौन सा राइट आंसर आंसर है? आंसर 3 इसका राइट आंसर है, क्योंकि आर्मी वालों पर भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न पे। भारतीय दंड संहिता का जनक किसे कहा जाता है। मार्शल को, एडम स्मिथ को, लॉर्ड मैकले को कि जेम्स रेचेल को। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड मैकले। लॉर्ड मैकले को भारतीय दंड संहिता का जनक कहा जाता है। और हम आते हैं थर्ड प्रश्न पे। भारतीय दंड संहिता लेजिस्लेटिव के समक्ष कब पेश हुई। लेजिस्लेटिव जो होता है उसके सामने इसको जब पेश किया जाता है तो वह इसके बाद पेश करने के बाद उसे वह गवर्नर के पास भेजता है और फिर गवर्नर उसको जो है जारी करता है। तो यह जो है 1860 में लेजिस्लेटिव के पास भेजी गई। भारतीय दंड संहिता किस राज्य पर लागू सर्वप्रथम नहीं हुआ था। तो कौन सा होगा इसमें आंसर सही। जम्मू कश्मीर, गोवा, पांडुचेरी, दमन और द्वीप या ये सभी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा। जम्मू कश्मीर, गोवा, पांडुचेरी, दमन या द्वीप या ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। ये सभी जो हैं, जब भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी तो ये सभी राज्य जो थे इन पर भारतीय दंड संहिता लागू नहीं हो पाई थी। बाद में इन पर लागू की गई थी और फिर जो है इसके बाद हुआ यह था कि 19 जब बाद में जम्मू कश्मीर पर आखिरी में सबसे अंत में लागू हुई थी, क्योंकि उस पर धारा लगी हुई थी। धारा 370 शायद लगी हुई थी। तो उसके दौरान बाद में इसको जब धारा हटी है तब इसमें जो है इसको लागू कर दिया गया था। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय दंड संहिता में कितने अध्याय, कितनी धाराएं होती हैं। सॉरी, लाइन हो गया। भारतीय दंड संहिता में कितने अध्याय और धाराएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। 22 अध्याय 510 धाराएं कि 23 अध्याय 511 धाराएं, 24 अध्याय 501 धाराएं, 26 अध्याय 511 धाराएं। तो इसका राइट आंसर होगा 23 अध्याय 511 धाराएं। ये इसका राइट आंसर होगा। भारतीय दंड संहिता में कितने अध्याय और धारा होती हैं। भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय और 511 धाराएं होती हैं। कितनी? 23 अध्याय और 500 धाराएं होती हैं। भारतीय दंड संहिता में धारा 370 हटाने के बाद धारा 370 हटाने के बाद कहाँ लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वो होगा जम्मू कश्मीर। ओके, इसका राइट आंसर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारतीय दंड संहिता जम्मू कश्मीर में कब लागू हुई। भारतीय दंड संहिता जम्मू कश्मीर में कब लागू हुई। तो 2019 में कि 2020 में, 2016 में कि 2017 में। तो भारतीय दंड संहिता 2019 में लागू हुई थी। जम्मू कश्मीर में कब लागू हुई। 2019 में। इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, लिखने की कोशिश कम से कम कीजिएगा, दिमाग में बैठाने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। ओके, उसके बाद पूछा गया भारतीय दंड संहिता को किसकी अनुमति दी। भारतीय दंड संहिता जो था किसकी अनुमति, उसको जो है किसने अनुमति दी थी, किसको पारित करने की अनुमति किसने दी थी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि गवर्नर जनरल के द्वारा इसको लागू किया जाता है, लागू किया गया था उस टाइम पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। गवर्नर जनरल के द्वारा इसे लागू किया गया था। किसके द्वारा। गवर्नर जनरल के द्वारा। ओके, गवर्नर जनरल के द्वारा इसको लागू किया था। भारतीय दंड संहिता का बिल कब पारित हुआ। तो भारतीय दंड संहिता का बिल कब पारित हुआ था। 1860 में। कब। 1860 में भारतीय दंड संहिता का बिल पारित हुआ था। भारत में कोई कितने बार प्रेसिडेंट बन सकता है। भारत में कोई कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है। 5 बार, 10 बार, 15 बार या कोई सीमा नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है कोई सीमा नहीं। भारत में कोई जितनी बार भी चाहे उतनी बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। भारत का प्रेसिडेंट अपना रजिस्ट्रेशन लेटर किसको देता है। जो भारत के राष्ट्रपति होता है वह अपना रजिस्ट्रेशन मतलब त्याग पत्र किसको दे सकता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा। न्यायाधीश को दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट को दे सकता है, कि उपराष्ट्रपति को दे सकता है, कि संसद को दे सकता है। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। क्या होगा। उपराष्ट्रपति। भारत का प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है। उपराष्ट्रपति को दे सकता है। यदि प्रेसिडेंट की मृत्यु कार्य के दौरान हो जाती है तो उसका पद कौन संभालता है। अगर प्रेसिडेंट कार्य के दौरान जो है मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो है पद कौन संभालता है। तो उसका पद जो संभालता है वो कौन है। उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कार्यालय है यानी पार्लियामेंट या सब न्यायालय वाले हो ये सब है, या गृह मंत्री। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है भारत का इट मीन्स प्रेसिडेंट की मृत्यु के दौरान उसका पद संभाल सकता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
किस अनुच्छेद में प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है? किस अनुच्छेद के दौरान प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64 कि अनुच्छेद 68? तो इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61। कौन सा? अनुच्छेद 61। इसके दौरान जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा सकते हैं। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद किसने बनवाया? जो लाल किला नहीं है, आगरा का जो लाल किला है, तो उसमें जो है मोती मस्जिद किसने बनवाया? शेरशाह ने, औरंगजेब ने, अकबर ने कि जहांगीर ने? इसका राइट आंसर क्या होगा? शेरशाह, अकबर कि जहांगीर या औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने क्वेश्चन नंबर 2 मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। इट मीन्स लाल किला के अंदर जो है मोती मस्जिद किसने बनवाया? औरंगजेब ने। किसने बनवाया? औरंगजेब ने। लाल किला के अंदर मोती मस्जिद किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। ओके, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है? नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो नीति निर्देशक तत्व हैं या किस संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका, जापान, आयरलैंड या? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब की गई? भारत में डाक विभाग की स्थापना कब की गई? तो भारत में डाक विभाग की स्थापना 1856 में की गई। कब की गई? 1856 में। 1854 में की गई। कब की गई? 1854 में। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब की गई? 1854 में, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब बताइए ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया? ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया? 1957, 1956 कि 1958 कि 1854? जल्दी बताइए, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया? 1957, 1956 या 1958 या 1854? तो इसका राइट आंसर होगा 1957। 1957 में ऑल इंडिया जो रेडियो था उसका नाम आकाशवाणी रखा गया। ओके, अब बताइए माई एक्सपेरिमेंट विथ टब के किताब के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ टब किताब के लेखक कौन है? जल्दी बताइए, अशरफी लाल, छंगालाल, महात्मा गांधी या अब्दुल कलाम? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विथ टब। ओके, अब उसके बाद आते हैं माई क्वेश्चन नंबर 19। माई कंट्री माई लाइफ किताब के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ किताब के लेखक कौन है? रामकृष्ण कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कि अब्दुल कलाम या लाल कृष्ण आडवाणी? ओके, तो उसमें से राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है लाल कृष्ण आडवाणी। ये इसका राइट आंसर है। माई कंट्री माई लाइफ किताब के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। अच्छे से याद कीजिएगा, समझिएगा, एक बार में समझ जाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, लिखने की कोशिश कम कीजिएगा। वेल्थ ऑफ नेशन किताब किसने लिखी? वेल्थ ऑफ नेशन किताब किसने लिखी? जो इनके पास इकोनॉमिक्स होगी वह इसका आंसर बहुत अच्छे से जानते होंगे। एल्फ्रेड मार्शल कि लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि जाकिर हुसैन? तो इसका राइट आंसर होगा एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल की यह बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस। ओके, इसकी एक और भी बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड हेल्थ एंड वेल्थ। ये इनकी एल्फ्रेड मार्शल की बुक है। एल्फ्रेड मार्शल को इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स को कहा जाता है एल्फ्रेड मार्शल को। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या दिया हुआ है? वार एंड पीस के लेखक कौन है? सबसे ज्यादा लेखक पूछे जाते हैं कौन है? तो वार एंड पीस के लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनको मैं बता रहा हूँ, उनके लेखक कौन है। अगर आप लोग ये समझ जाते हैं तो आपकी मतलब लगभग पुलिस की तैयारी हो जाएगी। पुलिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैंने इसमें छांट के ढूंढे। जितनी भी एसटी है उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे गए हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। सिंपल टेस्ट जो दिए जाते हैं बच्चे देते हैं उसमें से छाटे हुए क्वेश्चन हैं। इसको आप जो भी देखेगा लगभग उसकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो देखिए वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय, गंगाराम, रमेश कुमार या जियो गंग? इसका जो राइट आंसर है वो है लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय की बुक है, ये रशियन राइटर है। कहाँ के राइटर हैं? ये रशियन राइटर हैं। इनकी बुक का क्या नाम है? वार एंड पीस। वार एंड पीस, युद्ध और शांति। ओके, वार एंड पीस के लिए कौन है? लियो टॉलस्टॉय। कौन है? लियो टॉलस्टॉय। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन है? जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन है? इनके पहले तीर्थकार का नाम है, जैन धर्म के पहले तीर्थकार का नाम है पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ। और 23वें तीर्थकार का नाम क्या नाम है? देखिए इसमें दिए हुए 4 ऑप्शन, प्रिंसनाथ, सुशील कुमार, ऋषभदेव या कामदेव? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है इसका राइट आंसर है। मतलब जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन है? मतलब ऋषभदेव। कितने जैन धर्म के कितने तीर्थकार हैं? 24 तीर्थकार हैं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम क्या है? अर्जुन काल, युधिष्ठिर काल, विजय संहिता या जय संहिता? ओके, तो अर्जुन काल हो सकता है, पता नहीं,
पर इसमें राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा विजय साहिता। क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका विजय साहिता। महाभारत का पुराना नाम क्या है? विजय साहिता। महाभारत का पुराना नाम क्या है? विजय साहिता। महाभारत का पुराना नाम क्या है? विजय साहिता। सबसे प्राचीन हिंदू काव्य का क्या नाम है? सबसे प्राचीन हिंदू का काव्य जो है उसका क्या नाम है? रामायण, महाभारत, गीतावली या लोटस? तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा रामायण। रामायण जो है इसका राइट आंसर है। ओके। सबसे प्राचीन हिंदू काव्य का क्या नाम है? रामायण। क्या नाम है? रामायण। जब हमारी लाइव चैट स्टार्ट होगी तब इसमें आप लोग कमेंट करते जाइएगा लगातार। हमारी क्लास शाम के 6 बजे से स्टार्ट होती है। जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, तभी हमारी लाइव चैट स्टार्ट हो पाएगी और आप लोगों को हम अच्छे से अच्छे तैयारी करा पाएंगे अच्छी तरीके से। जो आपकी तैयारी करानी है जीत की, पुलिस की, वो आपकी करा पाएंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। भूटान का नेशनल भाषा क्या है? भूटान का नेशनल भाषा क्या है? हिंदी है, अवधी है, भूटानी है या जुगखा? तो इसकी इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है जोखा। भूटान की भूटान की जो है नेशनल यानी राष्ट्र भाषा क्या है? जोखा। और अपने भारत इट मीन्स यहाँ की उत्तर प्रदेश की मतलब अपने भारत की राष्ट्र भाषा क्या है? हिंदी। भारत की राष्ट्र भाषा क्या है? हिंदी। भूटान क्या है? जोखा। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर का क्या नाम है? जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आप ये समझ सकते हैं कि जनसंख्या ऐसा कौन सा शहर है जिसमें विश्व में ऐसा कौन सा शहर है जहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया, लखनऊ, महाराष्ट्र, दिल्ली या टोक्यो? इसका राइट आंसर क्या होगा? टोक्यो। टोक्यो एक ऐसा शहर है जहां पर मतलब विश्व का सबसे बड़ा शहर मतलब विश्व का ऐसा शहर है जहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई? अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1956 या 1961 या 1856 या 2020? 220। 1956 या 1961 या 1856 या 220? बताइए जल्दी। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई? अर्जुन जो अवार्ड था ना, जो हर खेल के लिए मतलब, या जो अर्जुन अवार्ड है ये किसी भी खेल में दिया जा सकता है। ये कोई निश्चित निश्चित नहीं है कि इसी खेल में दिया जा सकता है, ऐसा है निश्चित नहीं है। जैसे आप अगर क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, अगर उसमें आप विजयी होते हैं तो आपको अगर अर्जुन अवार्ड होगा तो उसमें दिया जाएगा। ओके। तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1961। कब हुई थी? 1961। 1961 में अर्जुन अवार्ड की स्थापना मतलब शुरुआत हुई थी। कब? अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 में हुई थी। अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे। नवीनतम राज्य नवीनतम राज्य तेलंगाना कब बनाया गया? नवीनतम राज्य तेलंगाना कब बनाया गया? जो नवीनतम राज्य है तेलंगाना को नवीनतम राज्य बनाया गया था, कब बनाया गया था? इसकी डेट क्या है, मतलब किस सन बनाया गया था? 2014, 2019, 2020 कि 2015? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा 2014। क्या होगा? 2014। यानी इसका फर्स्ट आंसर जो है 2014 इसका राइट आंसर होगा। नवीनतम राज्य तेलंगाना कब बनाया गया? 2014 में। नवीनतम राज्य तेलंगाना कब बनाया गया? 2014 में। नवीनतम राज्य तेलंगाना कब बनाया गया? यानी राज्य तेलंगाना को नवीनतम कब बनाया गया था? तो उसका राइट आंसर होगा 2014 में। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है? एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है? समझने की कोशिश कीजिएगा। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है? फायर डिपार्टमेंट इंडिया, कि फ्री डाउनलोड इन, कि फाइंड डोमेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? तो इसका राइट आंसर होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पूर्व का स्कैंडलैंड किसे कहा जाता है? पूर्व का स्कैंडलैंड, पूर्व का स्कैंडलैंड किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। पूर्व का स्कैंडलैंड किसे कहा जाता है? जल्दी बताएं। पूर्व का स्कैंडलैंड किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र, पंजाब, मेघालय कि मिजोरम? महाराष्ट्र कि पंजाब कि मिजोरम कि मेघालय? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेघालय। मेघालय को पूर्व का स्कैंडलैंड कहा जाता है। किसको पूर्व का स्कैंडलैंड कहा जाता है? मेघालय को। किसको? मेघालय को। मेलबर्न क्रिकेट कहाँ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है? जो यह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर बताइए क्या है? मेलबर्न जो क्रिकेट ग्राउंड है ये कहाँ पे है? एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया है, आते हैं फिर। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है? इटली में, जापान में, रशिया में या ऑस्ट्रेलिया में? इटली में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, जापान में भी नहीं है, रशिया में भी नहीं है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल या कबड्डी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वॉलीबॉल। क्या? वॉलीबॉल इसका राइट आंसर है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। ओके। अब बताइए नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पे है? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पे है?
बिहार, महाराष्ट्र या हरियाणा या पटियाला पंजाब? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। इसका राइट आंसर है पंजाब पटियाला। का राइट आंसर है पंजाब पटियाला। पंजाब पटियाला में नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है। ओके। पहली इंजीनियरिंग चैनल पर काम करने वाली महिला कौन है? पहली इंजीनियरिंग चैनल पर काम करने वाली महिला कौन है? सुशीला देवी, सर्वेश यादव, आरती जहां या ममता बनर्जी? तो इसका राइट आंसर होगा आरती जहां। क्या राइट आंसर होगा? आरती जहां इसका राइट आंसर होगा। कौन है पहली महिला? आरती जहां। कौन है पहली महिला? आरती जहां। ओके। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया है। दिल्ली का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे है? मतलब सॉरी, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे है? भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे है? दिल्ली, गुजरात, केरल की उत्तराखंड रोड? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड रोड। उत्तराखंड रोड में भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। ओके। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या पूछा हुआ है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शनि है कि बुध है कि मंगल है कि शुक्र है? यह क्वेश्चन लगभग सभी लोगों को मालूम होगा, क्योंकि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। कौन सा है ग्रह? शुक्र ग्रह है। कौन सा? शुक्र। शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा चमकता है। ओके। अब उसके बाद देखिए क्या पूछा गया है। पोर्सनल टावर किस देश में है? पोर्सनल टावर किस देश में है? पोर्सनल टावर किस देश में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान, सऊदी, कुवैत या चाइना या चीन में? ओके। तो इसका राइट आंसर होगा चीन में। चीन में पोर्सनल टावर है। कहाँ पे है? चीन में पोर्सनल टावर है। किस देश में है? चीन में। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, मंगल है या शनि है? बुध है, शुक्र है या मंगल है या शनि है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है शुक्र। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। कौन सा? शुक्र है। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? किस देश की संसद राष्ट्रीय पंचायत है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नेपाल, बिहार, जापान या इटली? नेपाल, बिहार, जापान या इटली? इसका राइट आंसर क्या होगा? नेपाल। किस राष्ट्र की संसद जो है, किस देश मतलब संसद राष्ट्रीय पंचायत है? तो नेपाल। किस देश की संसद राष्ट्रीय पंचायत है? नेपाल। ओके। अब देखिए किस आंदोलन के बाद गांधी जी राजनीति में आए? खेड़ा, चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा? तो इसका राइट आंसर होगा चंपारण। चंपारण आंदोलन के बाद, चंपारण आंदोलन जो हुआ था, जो नील वाला हुआ था, नीली मतलब कृषि वाला, उसके बाद जो फिर गांधी जी आए, तब उसके बाद से जब गांधी जी वापस लौटे थे बिहार के बाद से, मतलब जब लौटे थे वहाँ वापस, उसके बाद इन्होंने जो है यहाँ पर जो है आकर राजनीति में अंडर हुए थे, राजनीति मतलब आए थे। ओके। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा? जवाहर नक्षत्र कहाँ पे है? थोड़ा गलत दिख गया है, इस पर क्वेश्चन सही है कि जवाहर नक्षत्र कहाँ पर है? जवाहर नक्षत्र साला कहाँ पर है? जवाहर नक्षत्र साला कहाँ पे है? मलिहाबाद में है कि लखनऊ में है कि इलाहाबाद में है या बिहार में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इलाहाबाद। इलाहाबाद में जवाहर नक्षत्रशाला है। क्या है? जवाहर नक्षत्रशाला। जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पे है? इलाहाबाद। जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। जवाहर नक्षत्रशाला इलाहाबाद में है। ओके। कैपिटल ऑफ ईरान किसे कहा जाता है? थेरन, करेडू, डायलिट या रूशा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा थेरन। थेरन क्वेश्चन नंबर 1, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। थेरन को कैपिटल ऑफ ईरान कहा जाता है। उसके बाद बताइए पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया? पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने जो है प्रथम बार जो है महमूद महमूद गौरी को प्रथम बार पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। उसके बाद दूसरी बार जब पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया था, इट मीन्स मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया था, तो उसने जो है इनकी सेना जो है मजबूत नहीं थी उस टाइम पे, तब जो है पृथ्वीराज चौहान को महमूद गौरी ने दूसरी बार हराया था। ओके। उसके बाद लोधी वंश का आखिरी व्यक्ति कौन है? लोधी वंश जो था उस टाइम पे, लोधी वंश आया था, तुगलक वंश के बाद लोधी वंश आया था। तो लोधी वंश जो था, लोधी वंश में सिकंदर लोधी था, बहलूल लोधी था, इब्राहिम लोधी थे कि महमूद लोधी? इसमें से राइट आंसर कौन है? तो इसमें राइट आंसर है महमूद लोधी। महमूद लोधी कौन था? सिकंदर लोधी का, इट मीन्स इब्राहिम लोधी का भाई था। बहलूल लोधी प्रथम था जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी, उसके बाद सिकंदर लोधी उसका पुत्र, फिर इब्राहिम लोधी, उसके बाद आए थे महमूद लोधी। इब्राहिम लोधी का भाई कौन था? महमूद लोधी। ओके। अब बताइए फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस की डोई? तो इसकी राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जानते होंगे, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। उसके बाद देखिए क्या पूछा हुआ? सऊदी का पैसा क्या है? सऊदी का पैसा क्या है? दिनार है कि रियाल है? सऊदी का जो पैसा है वो क्या है? तो उसका राइट आंसर होगा रियाल। सऊदी का पैसा क्या है? रियाल। और दिनार कहाँ का पैसा है? कुवैत का। कहाँ का? कुवैत का। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मोनालिसा पेंटिंग किसकी है? मोनालिसा पेंटिंग किसकी है? यह सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है।
क्योंकि मैं भी अभी इंडिया का मैंने एक एसटी देखी थी, उसमें सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। 2 से 3 साल की एसटी में मैंने क्वेश्चन ये ढूँढा है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए में भी और यूपी पुलिस में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि मोनालिसा पेंटिंग किसकी है? जॉन वैंकली कि लियोनार्डो दा विंची? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी। यह पेंटिंग बहुत अच्छी और बहुत आलोचक थी। इसमें मानववाद की जो है इसमें भावना प्रकट की गई है। इसमें जो है कई लेखकों ने इसमें मानववाद की भावना को प्रकट किया है। ओके, भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा की कोलंबस? भारत की खोज किसने की? तो भारत की खोज किसने की थी? सभी लोग जानते होंगे, वास्को डी गामा ने। ओके, कोलंबस खोदने पहले भारत को आया था। कोलंबस 1492 में भारत को खोदने आया था, लेकिन वहाँ जो है भटक गया था, इसलिए उसने भारत की खोज के बदले में उसने अमेरिका की खोज की थी। भटकने की वजह से भारत की जगह पर अमेरिका पहुंच गया था। और उसके बाद जब वास्को डी गामा को भेजा गया था तो 1948 में वास्को डी गामा ने एक समुद्र यात्री के द्वारा भारत की खोज की थी। ओके, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? वास्को डी गामा मतलब कहाँ का निवासी था? कौन था वास्को डी गामा? तो वास्को डी गामा कौन था? कहाँ का निवासी था? मतलब पुर्तगाली था। कौन? पुर्तगाली, पुर्तगाल का था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। कोलंबस कहाँ का निवासी था? कोलंबस कहाँ का निवासी था? कोलंबस कहाँ का निवासी था? इटली, स्पेन। उस टाइम जब कुछ दुनिया का जब पतन हुआ था, जब 1859 या शायद इसी में कुछ दुनिया का पतन जब हो गया था 1853 या 1753 में जब कुछ दुनिया का पतन हुआ था, तब जो है कुछ दुनिया से जो बाहरी देशों से जो व्यापार हो रहा था उसका मार्ग बंद हो गया था। तो जब मार्ग बंद हो गया था तो जो है स्पेन से और पुर्तगाल से यही 2 व्यक्ति भेजे गए थे जिनको कहा गया था कि इस मार्ग को ढूंढने के लिए भेजा गया था कि उन मार्गों को ढूंढो जिससे हमारा मिर्च मसाले आ सकें, क्योंकि बिना मिर्च मसाले खाने में स्वाद नहीं होता था। तो किसको सुबह है? वास्को डी गामा और कोलंबस को। तो इसका राइट आंसर कोलंबस कहाँ का निवासी था? स्पेन का। स्पेन से कोलंबस को और वास्को डी गामा को पुर्तगाल से भेजा गया था। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा, उसमें क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं और इसके बाद मैं अगले वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन डालूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अन्य वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे चैनल का नाम है तैयारी जीत की यस यूट्यूबर स्टडी पॉइंट। यस यूट्यूबर स्टडी पॉइंट भी अगर आप सर्च करते हैं, यस यूट्यूबर स्टडी पॉइंट या तैयारी जीत की अगर आप सर्च करते हैं तो मेरा चैनल मिल जाएगा। आपको पुलिस की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सामान्य ज्ञान, भारत का इतिहास या तार्किक तार्किक प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब ऑल टोटल जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं धीमे धीमे करके वो सभी क्वेश्चन आपके लिए डाल दूंगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, धन्यवाद।